बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर सेशन। आज की सेशन में हम CFAP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विंटर 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। विंटर 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम इसे आईकेप के ही सॉफ्टवेयर में रीड भी कर रहे होंगे, आईकेप के ही सॉफ्टवेयर में हम इसे सॉल्व भी करेंगे। और फिर चूंकि ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे करेक्शन एंट्रीज कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को थियोरेटिकली डिस्कस करना है, बेसिकली करेक्शन बतानी है। तो सवाल को रीड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मैं इसका आईकैप का भी सॉल्यूशन आपके सामने रीड कर रहा हूँगा। तो चलते हैं सवाल की तरफ। अच्छा, सवाल को रीड करने से पहले, जैसे कि मैंने अपने लास्ट 1-2 लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि आपने थोड़ी सी अपने आंसर शीट की सेटिंग कर लेनी है। कि सबसे पहले मैं पूरी आंसर शीट को सेलेक्ट करके नंबर्स में जाके अकाउंटिंग सिंबल को मैं नन कर देता हूँ और डेसिमल पॉइंट में 0 कर देता हूँ, या फिर आप 2 डेसिमल पॉइंट तक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर हम लिख कर देखें, हाँ तो ये सही हो चुका है। और हम रॉ की विड्थ अंदाजे से एडजस्ट कर लेंगे कि एटलीस्ट हम 6 डिजिट्स तक लिख रहे हो तो हमें नज़र आ रहा हो, मतलब हमें चीज़ें नज़र आ रही हो। जैसे एग्जाम में अगर इनकेस कि आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में मिल जाता है तो आप पूरी अपनी स्क्रीन को जो है ना अपनी आंसर शीट के लिए यूटिलाइज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर तो आपके पास हार्ड में अवेलेबल होगा। इनकेस के क्वेश्चन पेपर आपके पास हार्ड में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने इसका साइज़ मेरी तरह इस हद तक रिस्ट्रिक्ट करना है, और एक तरफ हम अपना क्वेश्चन पेपर रखेंगे, एक तरफ हम अपनी आंसर शीट रखेंगे। पहले हम सारी वर्किंग स्प्रेडशीट में करेंगे, चाहे वो कंप्यूटेशनल पार्ट हो, जनरल एंट्रीज हो या थियोरेटिकल पोर्शन हो। और फिर जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा आंसर अपने मेन आंसर एरिया में, वर्ड के एरिया में सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब रीड करते हैं सवाल को। विंटर 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करूं तो रिक्वायरमेंट में हमें कहता है discuss how the identified error should be corrected in the CL consolidated financial statement for the year ended 31st December 2023. Give correcting entries wherever required. तो इसका मतलब है कि सवाल की रिक्वायरमेंट से हमें अंदाजा हो रहा है कि सवाल में हमें कुछ एरर आइडेंटिफाई करके दिए हैं, और हमें बेसिकली यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि इन आइडेंटिफाइड एरर को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, किस तरह से सही किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2023 है, और गिव करेक्टिंग एंट्रीज वेर एवर रिक्वायर्ड, वेर एवर पॉसिबल, जहां पर करेक्शन एंट्रीज पॉसिबल है वहां पर हम करेक्शन एंट्रीज भी बनाएंगे। अब सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। तो सवाल का साइज तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड से सवाल है, लेकिन एक अच्छा तगड़ा सवाल है। कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चौंसा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 द फॉलोइंग एरर्स हैव बीन नोटेड। एक कंपनी है चौंसा लिमिटेड, इस बेसिकली ग्रुप है, इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू किया जा रहा था, ईयर एंड 31 दिसंबर 2023 था। तो ये कुछ 2 एरर्स आइडेंटिफाई हुए। अच्छा, मैंने तो वैसे ऑलरेडी ये सवाल पहले ही रीड कर रखा है, तो इन दोनों एरर्स को एक साथ रीड करने की जरूरत नहीं है। आप एक वक्त में एक एडजस्टमेंट को रीड करके सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। वैसे तो आपने ऑलरेडी सवाल को एक दफ़ा स्किम करना है और उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने चूंकि ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो मुझे पता है, तो मैं दोनों एडजस्टमेंट साथ रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फिलहाल एडजस्टमेंट नंबर 1 और फिर हम उसे इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 को देखेंगे। ईयर एंड हमारे 31 दिसंबर 2023 है। फर्स्ट एरर में कहता है ऑन 1 मार्च 2023, यानी कि ड्यूरिंग द करंट ईयर, चौंसा लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर होल्डिंग इन नीलम लिमिटेड। While calculating goodwill arising on the acquisition of Neelam Limited, one of the consideration of 500 million payable after 2 years was included at its gross carrying amount of 500 million. Further, Neelam Limited head office building was included in net asset at its carrying amount of 800 million, although its fair value at the date was 1100 million. The remaining useful life of the building at acquisition date was 5 years. देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, 1 मार्च 2023 पे, यानी कि ड्यूरिंग द करंट ईयर, हमने एक सब्सिडरी नीलम लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया। अच्छा, इस 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए हमने कंसिडरेशन वगैरह पे की होगी, सब्सिडरी के नेट एसेट्स वगैरह आए होंगे, वो सारी बातें हमें इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए एक डेफर्ड कंसिडरेशन थी 500 मिलियन की, एक डेफर्ड कंसिडरेशन थी 500 मिलियन की, और ये 2 साल के बाद पे होगी, और ये 2 साल के बाद पे होगी। हमने ये गलती कर दी है कि हमने गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त इस डेफर्ड कंसिडरेशन की फुल अमाउंट को कंसीडर कर लिया, हमने इस डेफर्ड कंसिडरेशन की फुल अमाउंट को कंसीडर कर लिया,
जबकि हम ये बात जानते हैं कि कंसोलिडेशन के प्रोसेस में अगर कोई डेफर्ड कंसिडरेशन हो तो गुडविल की कैलकुलेशन के वक्त हम डेफर्ड कंसिडरेशन को प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारी डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू आती है उससे अपने पास एक लायबिलिटी, एक डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ओवर द ईयर उस डेफर्ड कंसिडरेशन की अनवाइंडिंग होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके ऊपर डिस्काउंटिंग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक तो एरर हमने ये किया। अच्छा, एक और एरर किया है कि हमने जब इस सब्सिडरी को कंसोलिडेट किया तो हमने सब्सिडरी के सारे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू को कंसोलिडेट किया। इस नेट एसेट्स के अंदर एक हेड ऑफिस बिल्डिंग आ रही थी, इस नेट एसेट्स के अंदर एक हेड ऑफिस बिल्डिंग आ रही थी और इसकी कैरिंग वैल्यू थी 800, जबकि इसी हेड ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 1100 मिलियन थी, जबकि इसी हेड ऑफिस की फेयर वैल्यू 1100 मिलियन थी और इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फिर अकॉर्डिंगली 5 साल थी। अगेन हम ये बात जानते हैं कि कंसोलिडेशन के प्रोसेस में डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम सब्सिडरी के सारे आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करते हैं। हम सब्सिडरी के सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करते हैं। सब्सिडरी की बुक्स में कैरिंग वैल्यू चल रही हो, लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी के सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है, जैसे कि बिल्डिंग के केस में आ रही है कि कैरिंग वैल्यू 900 800 है, फेयर वैल्यू 1100 है, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में आप इसे 1100 पे रिकॉर्ड करोगे। अब सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स में ये जो बिल्डिंग है ये 800 के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रही होगी, जबकि कंसोलिडेटेड बुक्स में आपने इस बिल्डिंग को 1100 यानी कि 300 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड करना है। तो इस 300 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा वो भी हम कंसोलिडेशन के प्रोसेस में खुद से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अभी किस तरीके से सारी बातें चलेंगी, किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, क्या इसकी करेक्शन एंट्रीज होंगी, वो सारी चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 हम फिलहाल रीड नहीं करते। अच्छा, सवाल ये अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ बातें बताई हैं जो कि दोनों पॉइंट से रेलेवेंट है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है इन्फॉर्मेशन में कि कंपनी वैल्यूज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द एक्विजिशन डेट एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। कंपनी की पॉलिसी है कि वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई को फेयर वैल्यू पे नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स में मेजर करती है, यानी कि बेसिकली ये पार्शियल गुडविल मेथड फॉलो कर रही है। और अदर इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में कहता है A discount rate of 14% per annum may be used wherever required। जहां जहां हमें डिस्काउंट रेट यूज करने की जरूरत है वहां वहां हम 14% पर annum का रेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आम हालात में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि जो भी हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर की, इससे हम लेस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, तो हमारे पास गुडविल आ जाता है। सर ये कौन से मेथड में हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर लेट्स से कि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर द पार्शियल गुडविल मेथड, अंडर द पार्शियल गुडविल मेथड, तो पार्शियल गुडविल मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए कितनी कंसिडरेशन, कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर की, और इससे हम लेस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। और ये जो फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स भी माइनस किया जाता है ना, ये सब्सिडी का टोटल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स नहीं होता, बल्कि ये पेरेंट शेयर माइनस किया जाता है, बल्कि ये पेरेंट शेयर्स माइनस किया जाता है। यही फर्क है पार्शियल गुडविल मेथड फुल गुडविल मेथड में, कि फुल गुडविल मेथड में आप अपनी कंसिडरेशन भी लेते हो, एनसीआई की फेयर वैल्यू भी लेते हो, और फिर टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट माइनस करते हो। पार्शियल गुडविल मेथड में सिर्फ आप कंसिडरेशन लेते हो और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में जो पेरेंट का हिस्सा है सिर्फ वो माइनस करते हो, तो फिर आपके पास गुडविल या फिर रेयर केसेस में बार्गेन परचेज गेन भी हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से हमारी जनरली कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब हमने पहली गलती क्या की है कि 1 मार्च 2023 में हमने सब्सिडी को एक्वायर किया, 500 मिलियन की डेफर्ड कंसिडरेशन है जो कि 2 साल के बाद पे होनी है। हमने इसे फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, हमने इसे फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि डेफर्ड कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है 500 मिलियन, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन एट 14% डिस्काउंट रेट हम कैलकुलेट करें। अभी ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा लें या सिंपली 500 डिवाइडेड बाय 1.14, 14% का रेट था ना हमारे पास, यस, तो 500 डिवाइडेड बाय 1.14 रेज टू द पावर 2,
500 की जो भी फुल अमाउंट है उसे मैंने डिवाइड किया 1 + 14% रेशो द पावर 2, क्योंकि 2 साल के बाद ही पेबल है। तो ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 385। यानी के हमने गुडविल रिकॉर्ड करते वक्त कंसीडरेशन इस जगह पर 385 लेनी चाहिए थी। हमने गलती से कितनी ले ली है? 500। तो अगर यहाँ पर 385 लेना चाहिए था और हमने गलती से 500 ले लिया है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो गुडविल है वो 115 से ओवर स्टेट हो गई होगी। आपने गुडविल को 115 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया होगा और आपने अपने पास डेफर्ड कंसिडरेशन को 115 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि करेक्शन एंट्रीज क्या होंगी, तो करेक्शन एंट्रीज ये होगी कि आप डेफर्ड कंसिडरेशन को डेबिट कर दोगे और गुडविल को क्रेडिट कर दोगे। कितनी अमाउंट से? 115। हम डेफर्ड कंसिडरेशन को कम कर देंगे, उसे 500 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे 385 पे। और जब आप डेफर्ड कंसिडरेशन को करोगे तो नतीजे में आपकी गुडविल का नंबर कम आ रहा होगा, तो गुडविल को 115 से हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इन्होंने मुझसे कैलकुलेशंस तो मांगी है, जनरल एंट्रीज भी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आपने मुझे डिस्कस करना है कि एरर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं सिर्फ ये काम करके आ जाऊंगा तो मैं फिर पूरे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत डिस्कशन भी यहाँ पे करनी होगी। तो डिस्कशन हम कर लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस वन ऑफ द कंसिडरेशन, ये थोड़ी बहुत वर्डिंग्स में सवाल से यूज कर रहा हूं। सिंस वन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ ₹500 million is payable after 2 years, therefore it should have been accounted for at its present value at 14% per annum instead of full amount. मैंने क्या लिखा? Since one of the consideration of ₹500 million is payable after 2 years, therefore it should have been accounted for at its present value instead of full amount. Therefore deferred consideration and goodwill would be decreased as follow. नतीजतन आपको इस एरर को सही करने के लिए क्या करना है कि आप डेफर्ड कंसिडरेशन को भी और गुडविल के अमाउंट को भी, इन दोनों नंबर्स को डिक्रीज कर दोगे इस तरीके से। किस तरीके से? ये जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन और जनरलिटीज की है ना, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको पहले समझाने के लिए वर्किंग की थी, इसकी अब जरूरत या चले भी रहने देते हैं। तो मैंने क्या करा? सिंस वन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ ₹500 is payable after 2 years, therefore should be accounted for at its present value at 14% per annum instead of the full amount. Therefore deferred consideration and goodwill will be decreased as follow. मैंने बता दिया कि deferred consideration 500 थी, इसकी जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 385 आया, तो डिफरेंशियल इतना है, तो मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन कम कर दिया, गुडविल कम कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज आएगी फर्दर इंटरेस्ट ऑन deferred consideration should be, या अनवाइंडिंग, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं जो वर्डिंग्स लिख रहा हूँ वही लिखनी है आपने भी, या आईकैप के सोल्यूशन में जो वर्डिंग्स है वही आपने लिखनी है। आप वर्डिंग्स थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप एग्जामिनर को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। कोई यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दे, कोई यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट लिख दे, कोई यहाँ पे मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिख दे, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन should be recognized at 14% per annum for 10th month. 10 months क्यों? 1 मार्च 2023 पे आपने सब्सिडी को एक्वायर किया, ईयर एंड दिसंबर 31 दिसंबर, तो 1 मार्च से 31 दिसंबर बता देते हैं। चले 1 मार्च 23 to 31 दिसंबर 23।
Further, interest on deferred consideration should be recognized at 14% per annum for 10 months as follow. कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट हो जाएगा और डेफर्ड कंसिडरेशन अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी. कितनी अमाउंट से? 385 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12. 385 प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12. अच्छा, बेहतर है कि आप जो कैलकुलेशन यहाँ एक्सेल के फॉर्मूला में कर रहे हो वो आप अपने एग्जामिनर को बता भी दो कि आप ये नंबर लाए किस तरह से हो. तो मैं उसको बता देता हूँ कि 385 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12. ठीक है, क्योंकि जब हम आंसर को अपने मेन आंसर एरिया में कॉपी करेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज तो नहीं आ रही होंगी, मतलब वहाँ पे फॉर्मूलाज तो नहीं आ रहे होंगे, तो उसको पता हो. अब यहाँ मैंने इसलिए प्रेजेंट मतलब कैलकुलेशन नहीं दिखाई क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू ली है. ये भी लिखते चले 2 ईयर्स कि 2 ईयर्स में मैंने जो है ना 500 की प्रेजेंट वैल्यू ली है, तो वो समझ जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा है. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना, ये सारा का सारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा पेरेंट्स के शेयर में, यानी कि ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में. तो मैं ये बात लिख देता हूँ, इंटायर इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी अलोकेटेड टू पेरेंट, या पेरेंट का नाम क्या था, पेरेंट कंपनी, एंड इट्स अफेक्ट शुड बी टेकन टू ग्रुप रिटेन अर्निंग, नॉट NCI. मतलब जितनी चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो सारी चीजें मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ. कि मैंने कहा एक तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, डेफर्ड कंसिडरेशन को बढ़ाना है. अच्छा, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है ये पेरेंट की लायबिलिटी है, ये सब्सिडरी की लायबिलिटी नहीं है, ये पेरेंट की लायबिलिटी है. तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो बर्डन है वो सारा का सारा पेरेंट बर्दाश्त करेगा, यानी कि जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सारा का सारा ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगा, ये NCI में नहीं जा रहा होगा. तो पहली एडजस्टमेंट के अंदर जो डेफर्ड कंसिडरेशन वाला एरर था वो हमने सही कर दिया. इसके बाद दूसरा एरर क्या है? दूसरा एरर ये है कि एक हेड ऑफिस बिल्डिंग जिसकी कैरिंग वैल्यू 800, इसकी फेयर वैल्यू 1100. गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इसे 1100 की जगह 800 पे रिकॉर्ड कर लिया. गुडविल कैलकुलेट करते वक्त इसे 1100 की जगह 800 पे रिकॉर्ड कर लिया. अब देखिए, अगर यहाँ पे नेट एसेट्स 800 का 75% लिया है, 800 का 75% लिया है, जबकि लेना 1100 का 75% था. इस नेट एसेट्स के अंदर एक बिल्डिंग भी है जिसकी कैरिंग वैल्यू 800 थी, उसका 75% गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर हुआ है. लेकिन एक्चुअली फेयर वैल्यू कितनी है? 1100. एक्चुअली फेयर वैल्यू कितनी है? 1100. तो 1100 का 75% लेना चाहिए था. तो जब आप 1100 का 75% फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इंक्रीज करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के नंबर्स में इंक्लूड करोगे, तो अकॉर्डिंगली आपकी गुडविल का नंबर बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैं नेट एसेट्स का नंबर बढ़ा देता हूं, ये जो इस इक्वेशन में ये जो माइनस हो रहा है ये नंबर बढ़ा देता हूं, तो सर जब मैं माइनस का नंबर बढ़ा दूंगा तो हमारी जो गुडविल का नंबर है वो भी कम हो जाएगा, हमारी गुडविल का नंबर कम हो जाएगा. देखो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस. कंसीडरेशन से मैं नेट एसेट्स का प्रोपोर्शनेट शेयर, पेरेंट का शेयर माइनस करता हूं तो गुडविल आती है. अगर मैंने कंसीडरेशन कम की तो गुडविल कम हो गई. अगर मैं नेट एसेट्स बढ़ाऊंगा तो भी हमारी गुडविल ही कम होगी. तो फिर हम ये भी लिखते हैं, सेकेंडली एनएल्स head office building, secondly NL's head office building should be recognized at its fair value of rupees 1100 million on the acquisition date instead of carrying amount of rupees 800 million. Carrying amount of 800 million. Therefore, carrying amount of building should be increased by rupees 300 million with
corresponding decrease in goodwill as follow. अच्छा, अब देखें, हम बिल्डिंग या हेड ऑफिस बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, ठीक है, कितने से? 300 से। वो 800 पे रिकॉर्डेड, आपने इसे 1100 पे रिकॉर्ड करना तो 1100 माइनस 800 300 से रिकॉर्ड कर दोगे। गुडविल आप पूरी 300 से नहीं बढ़ाओगे, गुडविल आप कितने से बढ़ाओगे? सिर्फ 300 का 75%, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मेजर करने वाली पॉलिसी है। गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड है, तो 300 के 75% से गुडविल बढ़ जाएगी। लेकिन अभी एंट्री रिकंसाइल नहीं हो रही, हमारी एंट्री रिकंसाइल नहीं हो रही, तो बाकी का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? सर बाकी का इम्पैक्ट जाएगा एनसीआई में। बाकी का इम्पैक्ट जाएगा एनसीआई में। क्यों? क्योंकि देखो, आपने नेट एसेट्स 300 से बढ़ाए, जब आपने नेट एसेट्स 300 से बढ़ाए तो उसका 75% गुडविल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी जब एनसीआई कैलकुलेट हुआ होगा एट एक्विजिशन, तो एनसीआई भी तो नेट एसेट्स एट एक्विजिशन इनटू एनसीआई परसेंटेज कैलकुलेट होता है ना। जब एनसीआई एट एक्विजिशन का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है, उस पर एनसीआई की परसेंटेज लगाते हैं। तो जब 300 से नेट एसेट्स बढ़े तो अकॉर्डिंगली एनसीआई एट एक्विजिशन का नंबर भी बढ़ जाएगा। कितने से? 300 का 25%। सॉरी, मैं 75% क्यों सोच रहा हूँ, बल्कि हमने तो इसका 80% एक्वायर किया है ना, तो यहाँ पे ये 80% आएगा। अच्छा, मैंने कहीं और ये वाला काम तो नहीं कर दिया? 75%, हाँ, 80% होगा और 20% से हम एनसीए बढ़ा देंगे। थोड़ा सा इरिटेटिंग है कि यहाँ पे F2 काम नहीं करता, तो मुझे जब भी कोई चीज़ सेल में सही करनी होती है तो मैं फॉर्मूला बार से जाके सही करता हूँ। तो हेड ऑफिस बिल्डिंग हमने बढ़ाया, सर ये भी बता दें कैसे कैलकुलेट किया एग्जामिनर को। कोशिश करें जितनी आप कैलकुलेशन बता सकते हैं ना तो बता ही दें। तो 1100 माइनस 800, मैंने 300 से हेड ऑफिस बिल्डिंग बढ़ा दी, 240 से गुडविल बढ़ा दी और 60 से तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि secondly, NL head office should be recognized at its fair value of 1100 on the acquisition date instead of carrying amount of 800 million. Therefore, carrying amount of building should be increased by 300 with corresponding decrease in goodwill, and increase in NCI as follow. तो मैं प्रॉपर्ली एक जो काम कर रहा हूँ उसे बता रहा हूँ कि एक तरफ मैंने 300 से बिल्डिंग बढ़ाई, दूसरी तरफ मैंने गुडविल भी बढ़ा दी और एनसीआई भी बढ़ा दिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ होगी, जब आप एक्विजिशन डेट के ऊपर हेड ऑफिस की फेयर वैल्यू हेड ऑफिस को 300 से ज्यादा पे रिकॉर्ड करोगे। अब सब्सिडी ने तो अपनी बुक्स में हेड ऑफिस को 800 पे रिकॉर्ड किया, तो उसने डेप्रिसिएशन भी 800 पे रिकॉर्ड किया, जबकि आपने इस हेड ऑफिस को एडिशनल 300 पे रिकॉर्ड किया, यानी कि इन टोटलिटी 1100 पे रिकॉर्ड किया। तो इस 300 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस 300 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फर्दर डेप्रिसिएशन या फर्दर additional depreciation on fair value adjustment of rupees 300 million should be recognized during the year 2023 using remaining useful life of यूजफुल लाइफ इन्होंने बताई थी 5 years, remaining useful life of 5 years as follow. क्या हो रहा है ये? Further, additional depreciation on fair value adjustment of rupees 300 million should be recognized during the year using remaining useful life of 5 years as follow. तो depreciation की एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? depreciation expense P&L में डेबिट, कैलकुलेशन बताएंगे पूरी, 300 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये भी जो रिकॉर्ड होगा ये 10 मंथ्स का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने सब्सिडी को 1 मार्च पे रिकॉर्ड किया है, तो 10/12।
तो 300 डिवाइडेड बाय 505 की यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10/12, 300 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10/12, 50। अच्छा, फिर अब ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है ये सब्सिडरी के नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड हो रही है। जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है ये सब्सिडरी के नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में भी जाएगा और एनसीआई को भी जाएगा। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में भी जाएगा और एनसीआई में भी जाएगा। तो ये बात मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्दर डेप्रिसिएशन expense on fair value adjustment of office building, head office building, कहाँ चला जाता है कर्सर। Further, depreciation on expense on favorable adjustment of head office building should be allocated to both parent company, that is CL, and NCI in the ratio of 80-20। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो पेरेंट और एनसीआई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 80-20 के रेशो में। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने बहुत मुनासिब सा सोल्यूशन ड्राफ्ट किया है एडजस्टमेंट नंबर 1 का, कि हमने दो एरर्स को प्रॉपर, अच्छा ये जो मैं वर्किंग थी ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने बता दिया कि क्या क्या हमने हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, क्या करेक्टिंग एंट्रीज वगैरह होगी। तो यहाँ तक हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बड़ा देखभाल के इसे सही करना है। ऑन 1 मई 2023, यानी कि अगेन ड्यूरिंग द ईयर, ऑन 1 मई 2023, CL acquired 75% shareholding in Dushari Limited, a foreign subsidiary with FC dollar at its functional currency for FC 5,000 million. While consolidated DL financial statement at year-end, the exchange rate prevailing at the acquisition date has been used for translating all amounts of DL, including goodwill. Other consolidation adjustments have been recorded correctly, have been correctly made. देखो क्या कह रहा है। 1 मई 2023 पे जो चौंसा लिमिटेड पेरेंट कंपनी थी, इसने 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है एक और सब्सिडरी दुशारी लिमिटेड। ये एक फॉरेन सब्सिडरी है, ये एक फॉरेन सब्सिडरी है और इसकी फंक्शनल करेंसी है एफसी डॉलर। इसको एक्वायर किया हमने 5,000 मिलियन का। कंसोलिडेट करते वक्त ईयर एंड पे हमने जो एक्सचेंज रेट यूज किया है वो एक्विजिशन रेट वाला यूज कर लिया। हमने जो एक्सचेंज रेट यूज किया है वो एक्विजिशन रेट वाला इस्तेमाल कर लिया है गुडविल की ट्रांसलेशन करने के लिए, नेट एसेट्स की ट्रांसलेशन करने के लिए, फॉर द ईयर चेंजेस, फॉर द ईयर पोस्ट एक्विजिशन इंक्रीज की ट्रांसलेशन के लिए, हर चीज के लिए हमने जो एक्सचेंज रेट यूज किया है वो एक्विजिशन डेट वाला यूज कर लिया। जबकि हम ये बात जानते हैं कि जब हम फॉरेन सब्सिडी को कंसोलिडेट करते हैं तो फॉर द ईयर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है, फॉर द ईयर जो भी चेंज आता है उसे हम एवरेज रेट पे ट्रांसलेट करते हैं और क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग गुडविल के ऊपर हम क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और हमारे पास एक ट्रांसलेशन रिजर्व आ जाता है। कहता है अदर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड करेक्टली, बाकी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट सही हुई है। ये एरर किया है कि हमने नेट एसेट्स और गुडविल की ट्रांसलेशन के लिए और चेंजेस की ट्रांसलेशन के लिए एवरेज रेट और क्लोजिंग रेट इस्तेमाल नहीं किया, हर की चीज के लिए हमने ओपनिंग रेट इस्तेमाल कर लिया। फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2023 पे इस दुशहरी लिमिटेड की डीएल की समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है। इसमें नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है और लायबिलिटीज वगैरह दी हुई है। अच्छा, ये रिटेन अर्निंग ओपनिंग मेरा ख्याल है कि ये 1 मई 2023 का नहीं होगा, ये 1 जनवरी 2023 का होगा, साल के स्टार्ट का होगा। देख लेते हैं आगे कुछ लिखा है। ऑन द एक्विजिशन डेट, yes, acquisition date is 1 May 2023. On the acquisition date, DL retain earning were 720 million. यानी कि जब हमने एक्वायर किया था उस वक्त रिटेन अर्निंग 720 मिलियन थी, रिपोर्टिंग डेट पे इसकी रिटेन अर्निंग 1552 हो गई है। The fair value of the net asset was equal to their book value except for intangible asset whose fair value exceeds its carrying value by 540 currency units, 540 FC dollars.
द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एट एक्विजिशन डेट वाज 6 years। अब देखें, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 720 एफसी डॉलर थी। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी सिवाय एक इंटेंजिबल के। इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 540 ज्यादा थी। इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 540 ज्यादा थी और इंटेंजिबल की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 साल थी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट की थी ना, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया था कि हमने इस हेड ऑफिस बिल्डिंग को कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है। फर्दर हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज इंक्लूडेड एट इट्स कैरिंग अमाउंट। इन्होंने बताया था कि हमने एरर किया कि हमने इसे कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, यहाँ इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं किया। इन्होंने बता दिया कि भाई इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। ये नहीं बोला कि हमने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये पढ़ के समझ रहा हूँ कि इसने ये वाला काम सही किया होगा। सिर्फ हमें बता रहा है गुडविल वगैरह की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये वाला काम इसने सही किया होगा। एरर किया है, एरर सिर्फ ये किया है कि इसने सारी चीजों को ओपनिंग एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट कर दिया। फिर हमारे पास एक्सचेंज रेट दिए हुए हमें 1 मई 2023 के 31 दिसंबर 2023 के 1 मई से दिसंबर 2023 कितने बनते हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बनते हैं तकरीबन 8 महीने। हाँ, 8 महीने, 8 महीनों का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और 2023 के पूरे साल का एवरेज रेट दिया हुआ है। तो पूरे साल के एवरेज रेट का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओपनिंग रेट को हम यूज कर रहे होंगे, क्लोजिंग रेट को हम यूज कर रहे होंगे, और जो ये 8 महीने का एवरेज रेट है इसे भी हम यूज करेंगे। तो चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 2। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं एक वर्किंग बनाता हूं, चेंजेस इन नेट एसेट्स। तो चेंजेस इन नेट एसेट्स की वर्किंग बनाने के लिए हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग। इसके लिए हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। शेयर कैपिटल कितना है? 2160। अच्छा, ये जो नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं एफसी डॉलर्स में। तो हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग और एफसी डॉलर्स में ये नंबर लिख रहा हूं। तो शेयर कैपिटल आ गया 2160। फिर हमारे पास आ जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एक्विजिशन डेट पे था 720। 720 और ईयर एंड पे कितना है? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट 1512। अच्छा, ये तो सब्सिडी की इन्होंने बैलेंस शीट दी है। इसके अंदर तो ऑब्वियसली वो इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो तो हम कंसोलिडेटेड बुक्स में कर रहे हैं। तो इन्होंने सब्सिडी के अकाउंट से उठा के हमें दे दी है। तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है इंटेंजिबल की, कितनी? 540। जब 540 की 6 साल की लाइफ पे अगर मैं इसे अमोटाइज कर दूं यहाँ पे ही, तो 540 माइनस 540 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8/12। देखिए इस फॉर्मूला को समझें। 540 की फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज्यादा थी एक्विजिशन डेट पे। अब 540 को मैं जब ईयर एंड पे लेकर आऊंगा तो मुझे 8 महीनों का अमोटाइजेशन माइनस करना है। मैंने क्या करा? 540 माइनस 8 महीनों का अमोटाइजेशन। 8 महीनों का अमोटाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया? ब्रैकेट में 540 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 साल की लाइफ थी, और 8 महीने का डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक। बताना चाहो तो बता दो इससे कि मैंने 540 माइनस 540 अपॉन 6 इंटू 8/12 किया है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन भी बता दी कि 540 माइनस 540 डिवाइड बाई 6 इंटू 8/12। तो ये हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ जाएंगे, ये हमारे पास नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग आ जाएंगे। हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन, नेट एसेट एट रिपोर्टिंग कैलकुलेट कर लिया है। इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 4152 माइनस 3420। ये हमारे पास इंक्रीज आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम गुडविल की वर्किंग पे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपके सामने एफसी डॉलर्स के नंबर लिखता हूं। ये कैलकुलेट हुआ होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन्होंने बताया था सवाल में कि हमने इसे एक्वायर करने के लिए, इसका 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए 5000 मिलियन FC डॉलर पे किया, तो ये आ जाएगा 5000 मिलियन। इससे हम लेस करेंगे शेयर ऑफ नेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो ये आएगा 3420 का 75%, इस सब्सिडी का 75% है हमारे पास। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन थोड़ी बता दूँ इसे। 3420 मल्टीप्लाई बाय 75%, प्रोपोर्शनेट गुडविल था, पार्शियल गुडविल था, तो हमने 3420 का 75% लिया। तो ये हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा 2435 हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कोई गुडविल की इम्पेयरमेंट का तो इम्पैक्ट नहीं है, तो हमारे पास FCY रिजर्व कैलकुलेट होगा और गुडविल एट रिपोर्टिंग कैलकुलेट हो जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट क्या हमारे पास, रुपीस FC डॉलर, रुपीस पर FC डॉलर, तो हमारे पास फिर रुपीस में नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सब जगह पे मिलियन मेंशन नहीं किया, अगर आप मेंशन करते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है। तो ओपनिंग गुडविल ओपनिंग रेट पे ट्रांसलेट होगी। ओपनिंग रेट कितना है, 2.4। मुझे लगता है कि हमें ना सारी चीज़ों में डेसिमल ऐड कर देना चाहिए। डेसिमल की थोड़ी रेलेवेंस बन रही है यहाँ पे। तो मैंने पूरी शीट को सेलेक्ट करके डेसिमल्स कर दिए। थोड़ी विड हाइट भी बढ़ा देते हैं, सॉरी विड साइज भी। तो हमने 5000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली, शेयर ऑफ नेट एसेट्स माइनस किया, गुडविल एट एक्विजिशन आ गया 2435। इसे ओपनिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, FC डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है और जो हमारे पास रेट है वो रुपीस पर FC है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 545844। इसी तरीके से क्लोजिंग एक्सचेंज रेट कितना है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट हमारा 3 का है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 और 2435 इंटू 3। अब हमारे पास गुडविल एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट एंड गुडविल एट ओपनिंग एक्सचेंज रेट, इन दोनों का जो डिफरेंशियल है, ये आपका FCY रिजर्व आ जाएगा, ये आपका FCY रिजर्व आ जाएगा 1461। अच्छा, गुडविल इस रेट पे रिकॉर्ड हुई भी ऑलरेडी, गुडविल ओपनिंग रेट पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई है, हमें इसे क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करना है, यानी कि इसे 1461 से बढ़ाना है, यानी कि इसे 1461 से बढ़ाना है। तो हम करेंगे क्या, गुडविल डेबिट करेंगे, जो भी ट्रांसलेशन रिजर्व ट्रांसलेशन गेन आया है वो OCI में क्रेडिट करेंगे और वो ट्रांसलेशन गेन सारा का सारा पेरेंट को चला जाएगा। तो यही बात मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल शुड बी translated at year end using the exchange rate applicable at year end, that is rupees 3 पर FC डॉलर। क्या लिखा मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल शुड बी ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड यूजिंग एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट ईयर एंड यूजिंग एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 3 रुपए। देयरफॉर गुडविल should be would have been increased by the amount of rupees 1461 million
with translation gain to be recorded in OCI as follow. हमने क्या कहा कि गुडविल का अमाउंट आप बढ़ा देंगे 1461 से और जो भी ट्रांसलेशन गेन है वो OCI में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री भी बना देते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सिंपल गुडविल डेबिट हो जाएगा और ट्रांसलेशन गेन है बेसिकली यहाँ पे, तो ट्रांसलेशन गेन OCI में क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1461। ठीक है, ये हमने फॉर द टाइम बीइंग गुडविल वाला पार्ट सही कर दिया। अब आते हैं हम नेट एसेट्स पे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास पहले तो FC डॉलर में अमाउंट आएगी, फिर हम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये। रुपीस और FC डॉलर का एक्सचेंज रेट लिखेंगे तो हमारे पास रुपी में अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास आएगा एट एक्विजिशन इंक्रीज। कोई डिविडेंड वगैरह होता तो प्लॉट कर देते, लेकिन यहाँ कोई डिविडेंड है नहीं। और एट रिपोर्टिंग। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट आया है, और फिर हम ये देखेंगे कि जो करना चाहिए था उसका क्या इम्पैक्ट होता, तो फिर हम देख सकेंगे कि हमें कितनी डिफरेंशियल एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। यानी इन्होंने अगर ओपनिंग रेट पे सब कुछ रिकॉर्ड किया तो उन्होंने क्या किया है। हम अगर इंक्रीज को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग नेट एसेट्स को क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या नंबर्स आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल कितना बन रहा है। तो ये जो वर्किंग मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये मैं 2 दफा वर्किंग बनाऊंगा। मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। देखिए आपके पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कितना है? नेट एसेट्स एट एक्विजिशन है 3420। नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग कितना है? 4152। इंक्रीज कितना आया है? 732 का। इसी तरीके से नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 3420, इंक्रीज आया है 732 का, और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग 415। तो ये मैंने सारी डॉलर्स वाली एट एक्विजिशन, इंक्रीज और एट रिपोर्टिंग नंबर्स प्लॉट कर दिए। अब इन्होंने क्या करा है? इन्होंने हमें इस पॉइंट नंबर 2 के पहले पैरा में बताया कि हमने सब कुछ ओपनिंग रेट पे रिकॉर्ड किया, और ओपनिंग रेट कितना है सवाल में? 2.4। तो यानी कि इन्होंने अगर सब कुछ 2.4 पे रिकॉर्ड किया है तो इन्होंने क्या किया होगा कि इसे भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर दिया, इसे भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर दिया, इसे भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर दिया। और अगर आप यहाँ पे ये बैलेंसिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना तो ये आएगा ही नहीं, ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ओपनिंग भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंक्रीज भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लोजिंग भी 2.4 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बैलेंसिंग कैलकुलेट ही नहीं होगा। मैंने फॉर्मूला लगा आपको दिखा भी दिया कि मैंने क्लोजिंग में से माइनस ओपनिंग माइनस इंक्रीज किया तो एफसीवाई रिजर्व जीरो बन रहा है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि एक्विजिशन 2.4 पे ट्रांसलेट होना चाहिए था, एट एक्विजिशन नेट एसेट्स 2.4 पे ट्रांसलेट होने चाहिए थे, लेकिन जो इंक्रीज आया वो इस 8 महीनों के एवरेज रेट यानी कि 2.4 पे ट्रांसलेट होने चाहिए थे, तो 2.6। और जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं वो क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट होनी चाहिए थी, दैट इज 3। अब अगर हम इसे रुपी में कन्वर्ट करें तो ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग एक्सचेंज रेट, इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय एवरेज एक्सचेंज रेट, और क्लोजिंग मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। और अब अगर आप यहाँ बैलेंसिंग कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंसिंग कैलकुलेट होगा। 2344.8 का हमारे पास एफसीवाई रिजर्व कैलकुलेट हुआ, जो कि मैंने बैलेंसिंग कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इन्होंने ये काम कर दिया है, इन्होंने ओपनिंग नेट एसेट्स को ओपनिंग रेट पे रिकॉर्ड किया, जो इंक्रीज आया 1756.8 का इसे रिकॉर्ड कर दिया होगा, पेरेंट एनसीए में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। फिर जो दूसरा इंक्रीज आया एफसीवाई रिजर्व आया वो तो इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और जो एफसीवाई रिजर्व हमने कैलकुलेट किया वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इन्होंने क्या किया होगा कि जो प्रॉफिट है वो पेरेंट और एनसीए में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। इन्होंने इस 1756 का 75% और 1756 का 25% पेरेंट एनसीए में रिकॉर्ड कर दिया होगा।
होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो एवरेज रेट पे प्रॉफिट है, एवरेज रेट पे इंक्रीज है 1903, इसका 75% पेरेंट को जाना चाहिए था, इसका 25% पेरेंट को जाना चाहिए था। यानी कि इतना पेरेंट और एनसीआई को एलोकेट हो चुका है, इतना पेरेंट और एनसीआई को एलोकेट होना चाहिए था, इतना पेरेंट और एनसीआई को एलोकेट हो चुका है, इतना पेरेंट और एनसीआई को एलोकेट होना चाहिए था। तो अब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से 1427 माइनस 1317 और 475 माइनस 439, यानी कि मुझे 146 से प्रॉफिट बढ़ाना है, और ये जो 146.4 से प्रॉफिट बढ़ेगा 109.8 पेरेंट को और 36.6 एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 36.6 एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने एफसीवाई रिजर्व तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ओपनिंग रेट पे रिकॉर्ड कर दिया, जबकि एफसीवाई रिजर्व भी आ रहा है कितना 2344। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे बता देते हैं। एफसीवाई रिजर्व, अब देखें ये पार्शियल गुडविल मेथड का सवाल है, ये पार्शियल गुडविल मेथड का सवाल है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन गेन आया है गुडविल के ऊपर, यहाँ पे ट्रांसलेशन गेन जो भी आया है गुडविल के ऊपर, ये सारा का सारा पेरेंट का है। लेकिन नेट एसेट्स के ऊपर जो ट्रांसलेशन गेन आएगा ये पेरेंट एनसीआई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पेरेंट एनसीआई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं क्या करूंगा कि 2344 का 75% और 2344 का 25%। मैंने सारी कैलकुलेशंस की हैं, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी तो लिखना भी है। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया था कि मैं आपको समझा सकूं करना क्या हुआ, क्या है, करना क्या है और क्या करेंगे। तो ये काम हुआ है, ये काम होना चाहिए था। तो इतना डिफरेंशियल प्रॉफिट बढ़ेगा, पेरेंट एनसीआई में चलाया जाएगा, इतने से एफसीवाई रिजर्व बढ़ेगा, पेरेंट एनसीआई में चला जाएगा। अब हम लिखते हैं सेकेंडली, प्रॉफिट फ्रॉम डीएल during the year should have been translated at average exchange rate instead of exchange rate at the secondly profit from DL during the year should have been translated at average exchange rate। बता भी दें कितना है एवरेज एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट कितना है ₹2.6 पर एफसी डॉलर। फॉर्मूला बार में ना कंट्रोल एक्स कट काम नहीं करता, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है। Secondly, profit from DL during the year should have been translated at average exchange rate, that is rupees 2.6 FC dollar instead of exchange rate at the date of acquisition. Therefore, at the date of acquisition. Therefore, profit would be increased by rupees, कितने से प्रॉफिट इंक्रीज करना है 146.4 मिलियन with allocation to parent and NCI, parent company CL and NCI in the ratio of 75-25। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक जगह पे रेशियो गलत लिख दिया था।
अच्छा यहाँ 80/20 लिखा था, पहले वाली सब्सिडी 80/20 थी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि सेकेंडली प्रॉफिट जो है वो एवरेज रेट पे ट्रांसलेट होना चाहिए था, ना कि एक्विजिशन डेट की रेट से। देयरफॉर प्रॉफिट जो है वो 146 से बढ़ जाएगा। अच्छा 146 के लिए आप फिर इसको रेफर कर देंगे, 146 का नंबर हमने बनाया कैसे, ये हमने बनाया है वर्किंग 3 में, ये हमने बनाया वर्किंग 3 में विद एलोकेशन टू पेरेंट एंड एनसीआई इन द रेशियो ऑफ 75/25। मैं इसकी जनरल एंट्री भी बनाता हूँ। thirdly net assets at year end should have been translated at exchange rate applicable at year end, और ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कितना है 3। इंस्टेड ऑफ exchange rate at the date of acquisition. Therefore, net assets would be increased। देखिए पहले net assets आपके कितने थे 9964 और अब कितने 12456। Therefore, net asset would have been increased with FCY reserve या FCY translation gain to be recorded in OCI as follow। मैंने प्रॉफिट का बता दिया कि प्रॉफिट एवरेज रेट पे ट्रांसलेट होना चाहिए था, ओपनिंग रेट पे नहीं। मैंने नेट एसेट्स का बता दिया कि नेट एसेट्स क्लोजिंग नेट एसेट्स क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट होने चाहिए थे, ना कि एक्विजिशन रेट के रेट से। नतीजा दिन क्या होगा कि नेट एसेट्स बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन गेन बढ़ेगा और सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। अब देखिए, अब मैं एंट्री बना रहा हूँ। हमारे नेट एसेट्स बढ़ेंगे कितने से 12456 माइनस 9964, 12456 माइनस 9964। मैं कैलकुलेशन भी बता, ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, हमने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे 146.4, और हमारे पास ट्रांसलेशन गेन ओसीआई में रिकॉर्ड होगा कितने से 2344.8। देखिए नेट एसेट्स मैंने बढ़ाया कि इन्होंने कितने नेट एसेट्स क्लोजिंग में रिकॉर्ड किए हुए, होने कितने चाहिए थे। मैंने प्रॉफिट बढ़ाया कि इन्होंने कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, होना कितना चाहिए था। ये बेसिकली 1756 और 1903 का डिफरेंस और ट्रांसलेशन। अब अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो हमारी एंट्री रिकनसाइल करनी चाहिए। तो डेबिट हमारा है 2491 और क्रेडिट का टोटल कितना बन रहा है, क्रेडिट का टोटल भी 2491 ही बन रहा है, क्रेडिट का टोटल भी 2491 ही बन रहा है। अच्छा अब प्रॉफिट का तो हम इसको बता देंगे, बल्कि हमने यहाँ बता दिया कि प्रॉफिट में जो इंक्रीज आया 146 का, ये पेरेंट और एनसीआई में 75/25 के रेशियो में टूटेगा। लेकिन ट्रांसलेशन रिजर्व में ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन रिजर्व में हम लिख देंगे कि लास्टली ट्रांसलेशन रिजर्व या ट्रांसलेशन गेन ऑन गुडविल will entirely be allocated to parent company, that is CL, whereas translation gain on net assets other than goodwill थोड़ा सरदर्द तो है ये सॉफ्टवेयर। Lastly, translation gain on goodwill will entirely be allocated to parent, whereas translation gain on net assets other than goodwill would be allocated to parent company CL and NCI in the ratio of
2020 एज फॉलो। अब ये देखिए यहाँ इसकी एंट्री बना देता हूँ। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कि जितना भी ट्रांसलेशन गेन है वो सारा का सारा डेबिट हो जाएगा, OCI पेरेंट की ग्रुप रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी और NCI क्रेडिट हो जाएगा। मतलब पेरेंट की ग्रुप रिटेन अर्निंग नहीं, पेरेंट का ट्रांसलेशन रिजर्व, सॉरी ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, NCI क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? देखिए टोटल ट्रांसलेशन गेन है कितना? गुडविल के ऊपर है 1461 और नेट एसेट्स के ऊपर है 2344। NCI के हिस्से में नेट एसेट्स का ट्रांसलेशन रिजर्व का हिस्सा आएगा 586 और पेरेंट के हिस्से में गुडविल के ऊपर जो ट्रांसलेशन रिजर्व था प्लस नेट एसेट्स के ऊपर ट्रांसलेशन रिजर्व में जो पेरेंट का हिस्सा है 1758 आएगा। अब अगर हमने सही किया तो अगेन ये एंट्री हमारी रिकंसाइल करनी चाहिए, तो यस हमारी एंट्री रिकंसाइल कर रही है। अब जो मैंने कैलकुलेशंस किए ना मैं उसको थोड़ा बता भी देता हूँ कि मैंने नंबर सारे कैसे कैलकुलेट किए हैं। देखो यहाँ पे मैंने नेट एसेट्स बढ़ाया था ना, तो इसको मैं बता देता हूँ कि नेट एसेट्स हमने कैसे बढ़ाया है। वर्किंग तो उसके सामने आ ही रही होगी, 12456 माइनस 9964.8, 12456 माइनस 9964.8 सही है। प्रॉफिट हमारा वर्किंग 3 में देख ले बस वो। ट्रांसलेशन गेन हमारा बी वर्किंग, अच्छा अगर कोई इसे वर्किंग 3 का नाम अलग दे, वर्किंग 4 का नाम अलग दे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मैंने सबको वर्किंग 3 में कर दिया। अच्छा ये ट्रांसलेशन गेन कैसे आया? ये ट्रांसलेशन गेन आया है गुडविल के ऊपर। गुडविल के ऊपर कितना था ट्रांसलेशन गेन? 1461 का ये रहा गुडविल के ऊपर ट्रांसलेशन गेन था, प्लस नेट एसेट्स पे कितना है 2344, तो ये टोटल ट्रांसलेशन गेन है। NCI को अलोकेट हुआ, NCI को अलोकेट हुआ, वैसे तो ये आ रहा है हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि 2344 इंटू 25% है ये, और पेरेंट का ट्रांसलेशन रिजर्व, चले अब ये भी बता ही देते हैं जब इतना बता रहे तो यहाँ बताते हैं। ये आएगा 1461 गुडविल का पूरा अमाउंट और नेट एसेट्स का जो था 2344 का 75%। तो एक वर्किंग मैंने इसको बताई है, जितना मैं डिफाइन कर सकता था मैंने इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ तक जो है हमारा फाइनली ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। अब एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप यहाँ तक अपना सोल्यूशन छोड़ नहीं देंगे, आपने सब कुछ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C, मेन आंसर एरिया में जाना है और कंट्रोल V। सर अब ये तो इतना अजीब अजीब सा प्रेजेंट हुआ है, आपने एग्जाम में इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना। आप या आप जान, आपका एग्जामिनर जाने और उसके आंसर को भी जाने, आपको यहाँ बैठ के रॉस वगैरह बैठ के सही नहीं करना कि आप एक एक रो को पकड़ के मर्ज कर रहे हैं। खैर मर्ज का ऑप्शन तो मुझे मिल भी नहीं रहा, बस जिस फॉर्म में ये है वो आपका एग्जामिनर खुद ही पढ़ लेगा। मतलब उसके सामने जब आंसर आएगा तो वो देखेगा ना कि ये बात लिखी है फिर ये कंटिन्यू हो रही है, तो ये पूरा रीड करना है उसे। इसने रीड किया, फिर इसकी कैलकुलेशन आ गई, फिर इसकी जनरल एंट्री आ गई, फिर दूसरी बात रीड की, इसकी जनरल एंट्री आ गई, फिर तीसरी बात रीड की, फिर एक मिनट, हाँ फिर ये तीसरी बात की, उसकी जनरल एंट्री आ गई, फिर ये वाली बात, फिर इसकी जनरल एंट्री, फिर ये डिप्रिसिएशन वाली बात, फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 हमने वर्किंग की, सारी वर्किंग्स आ गई। मतलब ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बस मोर देन इनफ है। इस पर आपको बैठ के टाइम ज़ाया नहीं करना कि आप इसको, वैसे कोई तरीका तो होगा मर्ज वर्ज करने का। आसानी से मिल जाता तो मैं देख लेता, लेकिन खैर इन एनी केस हमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। बस ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक, यही आपने यहाँ पेस्ट किया, दैट्स इट। यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ इस सवाल को। मीनवाइल मैं इसका आईकेप का भी सोल्यूशन रीड कर लेता हूँ, देखते हैं आईकेप ने क्या लिखा है।
ये हमारे पास इसका ICAP का सोल्यूशन है। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, डेफर्ड कंसिडरेशन नॉट डिस्काउंटेड। According to IFRS 3, deferred consideration should have been included in the calculation of goodwill at its fair value, which will be calculated by determining the present value. So it should have been included at 384.7 or ये formula. The error should be corrected by rupees 115 as follow. Deferred consideration debit, goodwill credit. हमने भी ये काम किया था। हम अगर देखें, देखिए अंग्रेजी थोड़ी आगे पीछे, लेकिन मोरल इज लिखा हमने भी यही है। हमने क्या करा था कि हमने भी डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट गुडविल क्रेडिट की था 115.27 से, इन्होंने 3 कर दिया। फिर as consideration was recorded at gross amount, so interest should have been unwinded, so an amount of 444.9 for 10 months should be recorded. So interest expense debit, deferred consideration credit 44.9, हमने भी यही रिकॉर्ड किया था। फिर जो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू ओमिट कर दी थी, IFRS 3 requires all identifiable asset acquired in a business combination to be recorded at fair value. So head office building should have been included at fair value instead of carrying amount. Therefore, goodwill has been overstated. Understatement इसको सही करेंगे तो goodwill overstate हो गई है, understatement NCI हो गई है, और error इस तरीके से करेक्ट होगा। बिल्डिंग डेबिट, गुडविल क्रेडिट, NCI क्रेडिट, हमने भी यही एंट्री बनाई थी। फिर the increase in the building would also result in increase in depreciation, so at least depreciation of 50 million should be recorded. Depreciation expense debit, accumulated depreciation credit, हमने भी यही किया था। फिर the effect of interest will be attributable to parent only, while the effect of depreciation will be apportioned between the parent and NCI in the ratio of 80-20-20. तो हमने भी ये बात लिखी थी कि इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है वो सिर्फ पेरेंट को एलोकेट होगा, और डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो पेरेंट और एनसीए दोनों को 80-20 की रेशियो में एलोकेट होगा। तो मेरे ख्याल ये तो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बनाने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा जो दुशारी लिमिटेड थी, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ डीएल, year end exchange rate should have been used for translating closing net assets including goodwill, while average rate for period May to December should have been used for translating profit items used in determining profit। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये कि इन्होंने ये भी बताया कि कौन सा एवरेज, हमारे पास सवाल में 2 एवरेज थे ना, एक 8 महीनों का एवरेज था, एक पूरे साल का एवरेज था। तो मैंने ये तो लिख दिया कि आप एवरेज रेट इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था कि ये मई दिसंबर वाला एवरेज रेट इस्तेमाल करें। ऑल्दो मैंने यहाँ पे 2.6 लिख दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे ये भी लिख दें कि एवरेज रेट फ्रॉम मई टू दिसंबर, तो वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मैंने सिर्फ एवरेज रेट का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो बताना पड़ेगा कि एवरेज रेट पूरे साल वाला नहीं, 10 महीनों वाला एवरेज रेट। The given statement of financial position of net asset would have been adjusted for the fair value adjustment on the intangible and amortization। अच्छा, ये वाली बात अगेन वो इन्होंने लिखी है कि इंटेंजिबल वाला भी ये काम करना है, हालांकि ये मैं बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्होंने कहा नहीं था कि सवाल में गलत है। इंटेंजिबल वाली जो एडजस्टमेंट थी, इन्होंने ये नहीं कहा था कि इंटेंजिबल वाली एडजस्टमेंट हमने गलत की है, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उसने सही की है, इसने इंटेंजिबल के बारे में भी बता दिया था। एनीवे, अच्छा इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक एक नेट एसेट्स के ऊपर अलग अलग एक्सचेंज गेन और लॉस कैलकुलेट किया, और टोटल ये 2344 बना। हमारा भी ये 2344 ही बन रहा था जो नेट एसेट्स में हमने कैलकुलेट किया था। फिर उन्होंने करेक्टिंग एंट्री बनाई है, अलग अलग एसेट को डेबिट क्रेडिट किया है, प्रॉफिट 146 से क्रेडिट किया है, और ट्रांसलेशन रिजर्व 2348 से। हमने भी इसी तरह की एंट्री बनाई है। हमने एंट्री में बस ये किया कि हमने प्रॉफिट क्रेडिट किया 146 से, हमने ट्रांसलेशन गेन क्रेडिट किया 2344 से, इसने भी यही किया। हमने नेट एसेट का एक आइटम डेबिट कर दिया, बैलेंस मतलब टोटल। इन्होंने नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और लायबिलिटीज तीनों का अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट किया था। पूरी इस तरह से वर्किंग करके कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं डायरेक्ट नेट एसेट सही कर रहा हूँ। गुडविल अराइजिंग ऑन डीएल वुड हैव बीन रिट्रांसलेटेड एट द क्लोजिंग रेट, तो यहाँ पे गुडविल पे 1461 का रिजर्व आएगा, ट्रांसलेशन गेन आएगा, गुडविल डेबिट, ट्रांसलेशन गेन क्रेडिट हो जाएगा 1461। हमने ये वाला काम पहले कर दिया था 1461। और फिर जो भी ट्रांसलेशन गेन आया उसमें एनसीआई को नेट एसेट्स का 25% मिला, और पेरेंट को नेट एसेट्स का 75% और गुडविल का पूरा। तो पेरेंट का हिस्सा कितना है 3219, एनसीआई का कितना है 586। और यही सारी बातें इन्होंने पूरी यहाँ लफाजी में लिख दी है कि द ट्रांसलेशन गेन विल बी एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट एंड एनसीआई इन द रेशियो ऑफ 75-25। हाउएवर, ट्रांसलेशन गेन रिलेटेड टू गुडविल बी एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट एज एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी थी, और ये थोड़ी बहुत इन्होंने वर्किंग वगैरह बताई है। तो यहाँ तक फाइनली हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।